पढ़ना भरना है, लिखना छलकना है, बिना भरे छलक नहीं सकते। सैकड़ों बार ये बात मैंने दोहराई है, लेकिन इसी के साथ एक सवाल भी सर उठाता है कि क्या पढ़ें। किताबों का एक जंगल है हमारे पास, और जंगल पार करने के लिए वक्त बहुत कम है। कौन से पेड़ की छांव में बैठें, किस पत्थर से रास्ता पूछें, ये तय करना आसान नहीं है। मेरे पास भी कोई नक्शा नहीं है इस जंगल को पार करने का, लेकिन उन पेड़ों के नाम मैं जरूर गिनवा सकता हूं जिनकी छांव में बैठकर मुझे प्रेरणा मिली। मैं इस एपिसोड में, इस बहुत स्पेशल एपिसोड में, एक गज़लों की किताब रिकमेंड करने वाला हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग कहानी या डायलॉग्स देखना चाहते हैं वो ये रिकमेंडेशन इग्नोर कर दें। एक बात बड़े तजुर्बे से कह रहा हूं, पोइट्री और प्रोज, गद्य और पद्य, नज्म और नस्र, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। वो कविता अधूरी है जिसमें कहानी ना हो, और वो कहानी अधूरी है जिसमें कविता ना हो। मैं तो पूरी जिंदगी खुद को शायर, कवि, गीतकार मानता रहा, लेकिन जब बाहुबली के डायलॉग्स लिखे तो समझ में आया कि डायलॉग्स लिखने के लिए पोइट्री समझना कितना जरूरी है, पोइट्री कितने काम आती है। पोइट्री आपको ट्रेन करती है बड़ी से बड़ी बात कम से कम शब्दों में कहने के लिए, और एक खास बहाव, एक तसलसल, एक खास रवानी और मीटर में कहने के लिए। पोइट्री में मेटाफर्स यानी प्रतीक बहुत जरूरी हैं। चांद, झील, पानी, आसमान, दरिया वगैरह वगैरह। अगर आप पोइट्री से सीखे हुए मेटाफर्स डायलॉग्स में इस्तेमाल कर पाएं तो जादू हो जाता है। वैसे ही अगर गाने लिखते हुए या कविता लिखते हुए या फिर गज़ल कहते हुए आप एक कहानी सुना पाएं, अपने पढ़ने और सुनने वालों से डायलॉग कर पाएं, तो आपके शब्द बहुत दूर तक जाएंगे। मैंने जब लिखना शुरू किया तो मुझे अपना लिखा हुआ पढ़ के ऐसा लगता कि ये तो पहले भी 100 बार लिखा जा चुका है। इसमें नया क्या है, इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा निजी क्या है, पर्सनल टच क्या है। मैं गज़लें कहता और वही शराब, शबाब, रिंद, मैखाना, गुलो, बुलबुल, वाइज, नासे में फंस के रह जाता। बहुत परेशान था मैं कि एक दिन एक किताब मेरे हाथ लग गई। ये कल्चर यकसा। कल्चर यकसा यानी एक जैसी तहजीब, एक जैसी सभ्यता, एक जैसा कल्चर। ये सिर्फ एक किताब नहीं, डॉक्टर बशीर बद्र की कई किताबों का संग्रह है। इकाई, इमेज, आमद, आसमान, आहट। 25 सालों में डॉक्टर बशीर बद्र की ये 5 किताबें पब्लिश हुई थीं। कल्चर यकसा में उन सभी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट शामिल है। इन सभी किताबों में गजल ने बात जमीन की कही हो या आसमान की, इश्क की या तसव्वुफ की, सियासत की या जिंदगी की, लेकिन इनमें गजलियत एक जैसी है, बहाव एक जैसा है, लिरिसिज्म एक जैसा है। शायद इसीलिए इस किताब का नाम कल्चर यकसा है, क्योंकि इनमें बात कहने की तहजीब, बात कहने का कल्चर एक जैसा है। मैं इस किताब से कुछ शेर आपको पढ़ के सुनाता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी वाले हैं या उर्दू वाले। अगर आप हिंदुस्तान वाले हैं तो इस किताब के हर पन्ने में आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। आप ये अशार सुने और सीखें कि हजारों बार दोहराई गई बात को नए अंदाज में कैसे कहा जाता है, कैसे लहजा बदलने से दुनिया बदल जाती है। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। जिसे ले गई है अभी हवा, वो वरक था दिल की किताब का। वरक यानी पन्ना, दिल की किताब का एक पन्ना था। जिसे ले गई है अभी हवा, वो वरक था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ। वही खत कि जिस पे जगह जगह 2 महकते होठों के चांद थे, वही खत कि जिस पे जगह जगह 2 महकते होठों के चांद थे, किसी भूले बिसरे से ताक पर तहे गर्द होगा दबा हुआ। खत पर महकते होठों के चांद, किसी ने भेजने से पहले उन खतों को चूमा होगा।
क्या कोई इमेजरी इससे ज़्यादा बारीक, इससे ज़्यादा लतीफ़, इससे ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है? मुझे हादसों ने सजा सजा के बहुत हसीन बना दिया। मुझे हादसों ने सजा सजा के बहुत हसीन बना दिया। मेरा दिल भी जैसे दुल्हन का हाथ हो, मेहंदियों से रचा हुआ। वही शहर है, वही रास्ते, वही घर है और वही लॉन भी। वही शहर है, वही रास्ते, वही घर है और वही लॉन भी, मगर उस दरीचे से पूछना वो दरख्त अनार का क्या हुआ। बशीर बद्र के रूपक किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, यहीं आसपास के हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के। घर, लॉन, पेड़, टेबल, कुर्सी, ये रिलेटिबिलिटी अच्छी शायरी की शर्त है। मेरे सीने में कोई सांस चुभा करती है, मेरे सीने में कोई सांस चुभा करती है, जैसे मजदूर को परदेस में घर याद आए। कितने खत आए गए शाख पे फूलों की तरह, कितने खत आए गए शाख पे फूलों की तरह, आज दरिया में चरागों के सफर याद आए। अंधेरे रास्तों में यूं तेरी आंखें चमकती हैं, ये मंजर देखें। अंधेरे रास्तों में यूं तेरी आंखें चमकती हैं, खुदा की बरकतें जैसे पहाड़ों पर उतरती हैं। धुआं सी बदलियों को देखकर अक्सर वो कहती है, धुआं सी बदलियों को देखकर अक्सर वो कहती है, हमेशा चांदनी में बेवफा रूहें भटकती हैं। मुझे लगता है दिल खिंचकर चला आता है हाथों पर, मुझे लगता है दिल खिंचकर चला आता है हाथों पर, तुझे लिखूं तो मेरी उंगलियां ऐसे धड़कती हैं। 1975 में कहे गए शेर हैं ये, 45 साल पहले, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने जहन की शाख से ये पत्ते अभी अभी तोड़े हैं। एक एक शब्द हरा भरा है, खिला खिला है। यही शगुफ्तगी, यही खिलावट, यही टाइमलेस लहजा हमें सीखना है। क्या लिखें जो वक्त के साथ धुंधला ना हो, वक्त के साथ पुराना ना हो। अक्सर नया लिखने की धुन में हम एक गलती कर जाते हैं, इंग्लिश के 2-4 वर्ड्स हिंदी में जोड़ देते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ नया हो गया। भाषा नई या पुरानी हो ही नहीं सकती, वो तो सनातन है, वो कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। बात नई या पुरानी होती है, फिक्र और सोच नई या पुरानी होती है। तो मेरा मशवरा ये है कि नए शब्दों के जाल में ना फंसें, नई बात ढूंढें। एक एग्जाम्पल देता हूं इसी किताब से। तुमने देखा है किसी मीरा को मंदिर में कभी, तुमने देखा है किसी मीरा को मंदिर में कभी, एक दिन उसने खुदा से इस तरह मांगा मुझे। मीरा, मंदिर, खुदा, इनमें से कौन सा शब्द है जो नया है, लेकिन बात इतनी नई, इतनी कुंवारी जैसे सूरज की पहली किरण। तुमने देखा है किसी मीरा को मंदिर में कभी, एक दिन उसने खुदा से इस तरह मांगा मुझे। जिस तरह वापस कोई ले जाए अपनी चिट्ठियां, जिस तरह वापस कोई ले जाए अपनी चिट्ठियां, जाने वाला इस तरह से कर गया तन्हा मुझे। मेरी मुट्ठी में सुलगती रेत रखकर चल दिया, मेरी मुट्ठी में सुलगती रेत रखकर चल दिया, कितनी आवाजें दिया करता था ये दरिया मुझे। रेत, दरिया, दुनिया की सबसे पुरानी तशबीहें, दुनिया की सबसे पुरानी इमेजरीज, लेकिन कितनी नई बात। लहजा बदलते ही सचमुच दुनिया बदल गई। मकां से क्या मुझे लेना, मकां से क्या मुझे लेना, मकां तुमको मुबारक हो, मगर ये घास वाला रेशमी कालीन मेरा है। देखिए न्यूनेस। मैंने आपसे कहा था कि अच्छी कविता वो है जो कहानी सुनाते। एक मिसाल देखिए, वो जैसे ही दाखिल हो सीने से मेरे लगकर, वो जैसे ही दाखिल हो सीने से मेरे लगकर, तुम कोट के कॉलर पर एक फूल लगा देना। अपनी प्रेमिका को जलाने की कोशिश में बशीर बद्र ने 2 छोटे छोटे मिसरों में एक पूरा सीन खींच दिया। सिनेमैटिक वैल्यू है सीन की और इस शेर की। वो जैसे ही दाखिल हो सीने से मेरे लगकर, तुम कोट के कॉलर पर एक फूल लगा देना। इस किताब में 433 पन्ने हैं।
एक एक पन्ने पर मैं एक एक घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र आप खुद करें। इस सफ़र की धूप में आप खुद जलें, आपके पैरों में छाले पड़ें, तलवों से खून बहें और उस खून को अपनी कलम में भरकर आप कुछ ऐसा लिख जाएं जो रहती दुनिया तक पढ़ा जाए। पढ़िए कल्चर यकसा। अगर आप बहुत अच्छा नहीं लिखते तो शायद लिखने लग जाएं, और अगर अच्छा लिखते हैं तो ये किताब आपको और निखार देगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। सावन की झड़ी जब लगती है, बूंदों में तू ही बरसता है। तू ही तो है जो झरनों के पानी में छुप के हंसता है। मेरे इस एक तरफा प्यार पर तुम्हारा कोई बस नहीं है, तुम चाह के भी मुझे रोक नहीं पाओगी। ये भी तो एक जज्बा है। जो एक तरफा नहीं है वो प्यार हो ही नहीं सकता। जिस इश्क को किसी और की रजामंदी चाहिए, वो इश्क कमजोर है और इश्क कहलाने लायक नहीं है। एक तरफा प्यार की शान में मेरी 2 नज़में सिर्फ आपके लिए। बहुत कुछ लिखा है दिनकर ने, लेकिन उनका मास्टर स्ट्रोक है रश्मि रथी। क्यों? क्योंकि उनकी कलम ने देश को एक ऐसा हीरो दिया जिसने अपनी गौरव गाथा किसी ऊंचे कुल वंश की स्वर्ण लेखनी से नहीं, अपनी धमनियों में दौड़ते हुए विद्रोही रक्त से लिखी। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? जॉन के कतात यानी रैंडम शेर हर उस इंसान की जुबान पर हैं जिसने कभी प्यार किया है। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है।